बहुत सारी प्रथाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे सती प्रथा, डावरी प्रथा। यहाँ तक कि जो विडोज होती थी उनको मैरिज करने की परमिशन नहीं होती थी। ये सारी प्रथाएं थी। इनमें से एक और प्रथा थी, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रथा। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। शायरा बानो केस, जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। जानते हैं इसकी केस में हुआ क्या था। जैसे अगर हम इसे सिंपल सेंस में समझे तो इस केस से क्या क्या चेंजेस आए। पहले हम इसकी स्टोरी पर जाते हैं। शायरा बानो और रिजवान अहमद दोनों पति पत्नी थे और दोनों की 15 साल हो चुके थे शादी को। इस 15 साल में रिजवान अहमद ने शायरा बानो को कई बार डावरी के लिए हरास किया, कई बार उन पर डोमेस्टिक वायलेंस भी किया। इसके बाद उन्हें एक दिन अचानक ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दिया, जिसे तलाक बिद्दत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ कि इस डाइवोर्स के खिलाफ शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल की, जिसमें उन्होंने 3 मुस्लिम प्रैक्टिसेस को, यानी पहली प्रैक्टिस थी तलाक बिद्दत, जिसे कहते हैं हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, दूसरा था निकाह हलाला और तीसरा पॉलीगैमी। इन तीनों के खिलाफ इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिट पिटिशन डाली। इस रिट पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, 5 जज बेंच थी। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये तीनों प्रैक्टिसेस है क्या। पहले हम बात करते हैं तलाक बिद्दत की। तो तलाक बिद्दत को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें कैसा होता है कि जो हस्बैंड जो है, अगर वो किसी भी बात से नाराज है या नाखुश है, और अगर वो इंस्टेंटली एट द वेरी मोमेंट, एट द सेम टाइम अगर अपनी बीवी को तलाक 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 बोल देता है, ठीक है, अब वो कोई भी मोड हो, चाहे वो रिटन मोड हो, चाहे वो ओरल मोड हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब अगर वो फोन का यूज करके या व्हाट्सएप का यूज करके, ईमेल का यूज करके, किसी भी थ्रू अगर उसे 3 बार ट्रिपल यानी 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर देता है इंस्टेंटली, तो फिर जो शादी है वो डिसॉल्व मान जाती है। दूसरी बात थी निकाह हलाला की। निकाह हलाला एक ऐसी मुस्लिम प्रैक्टिस है जिसमें जब अगर कोई हस्बैंड या वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो वो इंस्टेंटली या इमीडिएटली उससे शादी नहीं कर सकती। पहले उस वाइफ को किसी और मेल के साथ में मैरिज कंडक्ट करनी होगी, उसके बाद उसे डाइवोर्स देके वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ मैरिज कर सकती है। तो इसको भी उन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए पिटिशन डाली। और तीसरी थी पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है व्हेन अ मेल कैन हैव मोर देन 1 वाइफ। तो इन तीनों प्रैक्टिसेस के खिलाफ शायरा बानो ने रिट पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनमें पार्टीज क्या क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं पेटिशनर कौन थे। पेटिशनर वो लोग होते हैं जो केस फाइल करते हैं। तो उसमें थी शायरा बानो जी, और रेस्पोंडेंट साइड पे हमारे पास में 7 पार्टीज थी। पहले थे इसमें रिजवान अहमद, जो कि उनके हस्बैंड थे। दूसरी थी यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरी थी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फोर्थ थी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट। फोर्थ थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फिफ्थ थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और नेक्स्ट थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, तो ये सारी पार्टीज थी रेस्पोंडेंट साइड से। तो जिसमें जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड थी, इनका ये मानना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं, मतलब उनके पास ये पावर ही नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी पर्सनल लॉस के ऊपर में जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, वो एक असेंशियल प्रैक्टिस में आता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो डिसाइड करे कि ट्रिपल तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इस पे 5 जज बेंच बैठी, जिन्होंने जो डिसीजन दिए उनको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये जो जजमेंट था ये 5 जज बेंच के थ्रू आया था, जिसमें हम इस जजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला था जो चीफ जस्टिस शेखर केहर और जस्टिस अब्दुल नाजीर का जजमेंट ओपिनियन थे।
इन दोनों के हिसाब से ये जो केस है, यानी जो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ वही अथॉरिटी है या उन्हीं लॉज को जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी है जो कि कोडिफाइड लॉज है। अब अनकोडिफाइड लॉज को जैसे जो लॉज बनाए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन आफ्टर डाइवोर्स एक्सेट्रा, उस पर है, लेकिन बाकी जो अनकोडिफाइड लॉज है उनके ऊपर नहीं। सेकेंड, उन्होंने कहा कि ये उनकी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि जैसे हम बोलेंगे ना कि जो हमारा मूल प्रैक्टिस है, हमारी मूल प्रथाएं हैं, तो बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है वो मूल प्रथाओं के अंदर आती है, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो उन्हें चेंज करें या उनका जुडिशियल रिव्यू दें। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रैक्टिस, मतलब सबके पास, सारे पर्सन्स के पास ये राइट है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें। ऑलराइट, तो ये रिलीजन प्रैक्टिस करने की पावर से ही वो ट्रिपल तलाक को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से अब्रिज नहीं कर सकते। और ये जो लॉज है, अगर जैसे आपको लगता है कि ये हार्मफुल हो सकता है फॉर द सोसाइटी या कोई अब्रिज कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये पावर जो है वो स्टेट की है, यानी लेजिस्लेचर की है कि वो इस पर प्रॉपर लॉज इंप्लीमेंट किए। और उन्होंने कहा कि 6 महीना टाइम ले स्टेट यानी लेजिस्लेचर और उसके ऊपर वो एक लॉ या एक ऑर्डिनेंस प्रिपेयर करे सो दैट ये जो सिचुएशन है वो क्रब हो सके। ऑल एंड ऑल उन्होंने ये कहा, यानी दोनों ने, चीफ जस्टिस शेखर केहर ने और जस्टिस अब्दुल नाजीर ने, दोनों ने ये कहा कि जो ये प्रथा है ट्रिपल तलाक की, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रथा है, वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिनाई कर दिया उन्होंने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से। दूसरा आया जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूयू ललित का। ये दोनों के ओपिनियंस जो थे वो कंप्लीटली डिफर करते थे फ्रॉम द प्रीवियस जस्टिसेस। दे सेड कि जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये उसका पार्ट फॉर्म नहीं करता है। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस है विच इज ऑल्दो अनकोडिफाइड, लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो फंडामेंटल राइट्स को, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रही है, तो उसे जुडिशियल रिव्यू का पावर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। जैसे कि जब शायरा बानो ने केस किया तो उन्होंने इन तीनों प्रैक्टिसेस के खिलाफ ये बोला कि ये इन वॉयलेशन है आर्टिकल 14 के, आर्टिकल 25 के, 21 के और आर्टिकल 15 के। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पर्सनल लॉस पर जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को ना हो, पर वो सिर्फ आर्टिकल 13 के अंदर है, लेकिन अगर बाकी कोई फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो रहे हैं तो उनके पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ बोल सके या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर में नहीं आती है। तो ऑब्वियसली यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे चेंज कर सके। और लास्ट जो जजमेंट, जो ओपिनियन दिया, और लास्ट जो ओपिनियन दिया वो जस्टिस जोसेफ ने दिया। उन्होंने नाइदर फर्स्ट सेट ऑफ जस्टिस को डिनाई किया, ना ही सेकेंड सेट ऑफ जस्टिस को। उन्होंने बेसिकली एक मिडिल पाथ बनाया। पहली चीज उन्होंने जो कही कि यस, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि अगर कोई असेंशियल प्रैक्टिस है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करे। लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी कोई सप्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस है जो कि दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर रही है अंडर एनी अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 13, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही कि ये जो प्रैक्टिस है, यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज पहली कि ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती, और दूसरी चीज कि ये जो है वो इन वॉयलेशन है of the fundamental rights enshrined under Article 14, Article 15 and Article 21. So इस जजमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो इलीगल है and it is against the fundamental rights of the wife or the Muslim wives. Okay? तो इस केस के बाद में बहुत सारे
जैसे लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स हुए। तो जैसे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगस्त 2017 में जब ये डिसीजन आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक को इलीगल डिक्लेयर करते हुए ये भी बताया गया कि ये जेंडर अनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था और इसीलिए ये इलीगल है और इस पर लॉज बनाने की जरूरत है। हाउएवर सिचुएशन परसिस्टेंट रही काफी लंबे समय तक। फाइनली दिसंबर 2017 में ये एक्ट पास हुआ, लेकिन ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज इसे राज्यसभा में लैप्स कर दिया गया, राज्यसभा से इसे पास नहीं किया गया। सितंबर 2018 में पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया और उसमें 3 साल की पनिशमेंट यानी इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की विद फाइन। और इस ऑर्डिनेंस को फाइनली एक्ट का रूप मिला जुलाई 2019 में, जिसके बाद इसे दोनों ही हाउसेस से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया और इसे प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिली। का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस एक्ट के 4 मेन फीचर्स हैं, लाइक ऑल टुगेदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ 4 पार्ट्स में कंसाइजली प्रिपेयर करते हैं। तो पहला पार्ट जो था वो ये बोलता था कि जो ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये एक इलीगल एक्टिविटी है और इसके लिए उन्होंने 3 साल की पनिशमेंट प्रोवाइड की। सेकेंड ये बोलता था कि इसमें कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो वाइफ यानी जो वाइफ को डाइवोर्स दिया गया है वो वाइफ या फिर उसकी कोई ब्लड रिलेटिव्स इस चीज पर, या फिर जो ऐसा कोई पर्सन उससे रिलेटेड है तो ये लोग उसके बिहाफ पर कंप्लेंट कर सकते थे। नेक्स्ट इसका फीचर था कि काइंड ऑफ ऑफेंस, ये एक बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन मैजिस्ट्रेट इसमें बेल तभी ग्रांट कर सकते थे जब उन्होंने वाइफ का साइड सुन चुका हो। और दूसरा ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था, कंपाउंडेबल इफ अग्रीड बाय द वाइफ और द वुमेन। और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे तो इसमें यह था कि आफ्टर द डाइवोर्स, मतलब लाइक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अगर उसे प्रोनाउंस भी कर दिया गया है तो उसके बाद में उस वाइफ को मेंटेनेंस का राइट था, उसके वाइफ को और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को। ऑल एंड ऑल जो कस्टडी थी बच्चों की, माइनर बच्चों की जो कस्टडी होती वो भी विमेन के पास अल्टीमेटली चली जाएगी। सो ये था उसकी मेन फीचर्स, उस एक्ट के मेन फीचर्स। I hope you like this video, and if you like this video, give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you get all the notification. Thanks for watching.